सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ वरुण दुबे और गजब का ट्रेडिंग सेशन आज भारतीय बाजारों में देखने ही मिला। इनफैक्ट पूरी तरह से तेज़ी जो है आज उसको दिग्गजों ने लीड किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज इसमें फोर्थ फ्रंट पे था। गजब की तेज़ी रिलायंस इंडस्ट्रीज में आज देखने मिली है। इसके अलावा अगर आप देखें तो बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व जैसे काउंटर है जहाँ पे गजब की तेज़ी देखने मिली। टाटा मोटर्स में देखिए आज अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो मार्केट लीडर्स हैं उन्होंने मार्केट को लीड किया है और पूरी तरह से जो तेज़ी है उसमें इन्हीं काउंटर्स का सबसे ज़्यादा हाथ था। और इसके लिए आपने देखा कि आज भारतीय बाजार 10,200 के ऊपर जाके बंद हुए हैं। इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखें तो लगातार हम इस आंकड़े को 10,200 के ऊपर के आंकड़े को टच करके उसमें बंद होने में कहीं ना कहीं असफल हो रहे थे, लेकिन आज वो फाइनली दिन है जब हमने इस आंकड़े को टच किया, इसके ऊपर गए और इसके ऊपर जाके क्लोजिंग दी। अब अगला लेवल 10,350 10,400 के आसपास है। पिछले कुछ दिनों पहले हमने जो लेवल छुआ था उसके आसपास जाने की हम ज़रूर कोशिश करेंगे। और मेरे ख्याल से जिस तरह का मोमेंटम अब मार्केट में देखने मिल रहा है ना, तो मुझे लगता है कि ये लेवल आपको जल्द देखने मिलेगा। ये बात हमने कल भी की थी, यही बात हम आज भी कर रहे हैं कि ये लेवल आपको शायद वापस जल्दी देखने मिलेगा। अब 10,200 के आसपास आपको स्टॉप लॉस रखना है और इस लेवल को आपको अप्रोच करना है। दूसरा जो बड़ा कारण था जिसके साथ मार्केट में इस तरह की तेज़ी देखने मिली तो वो था ग्लोबल मार्केट्स। क्योंकि कहीं ना कहीं हमने देखा आज ग्लोबल क्यूज जो थे वो काफ़ी बेहतर थे। यूएस के मार्केट्स देखिए, डाउ फ्यूचर्स को आज देखिए, हम जब बंद हो रहे थे तब करीब 250 पॉइंट के आसपास की तेज़ी जो है वो डाउ फ्यूचर्स में देखने मिल रही थी। एशियन मार्केट्स में अच्छी खासी तेज़ी थी। इसके अलावा यूरोपियन मार्केट्स वहाँ भी अच्छी खासी तेज़ी थी। तो ये सब फैक्टर्स है जिनने कहीं ना कहीं मदद की है। इसके अलावा और एक बड़ी चीज़ हुई है कल के ट्रेडिंग सेशन में जो हुई थी, आप देखिए एफआईआईएस और डीआईएस दोनों ने खरीदारी की है। ये सबसे बड़ी बात है। इसके पहले आप देखते थे एफआईआईएस खरीदते थे, डीआईएस बेचते थे, डीआईएस खरीदते थे, एफआईआईएस बेचते थे। लेकिन कल काफ़ी लंबे समय बाद ये हुआ है कि डीआईएस और एफआईआईएस दोनों ने मार्केट में खरीदारी की है। ये कहीं ना कहीं साफ दर्शा रहा है कि शायद मार्केट में जो स्ट्रेंथ है वो आपको काफ़ी हद तक लौटते हुए दिखाई दे। नो डाउट लिक्विडिटी की वजह से मार्केट में आपको ज़्यादातर तेज़ी देखने मिल रही है, लेकिन कुछ भी हो तेज़ी तो देखने मिल रही है, ये सबसे बड़ी बात है। कमाई तो हो रही है, ये सबसे बड़ी बात है। और शायद ये कमाई का सिलसिला जो है जारी रहेगा। हालांकि अगर अगले हफ्ते या फिर ओवर द वीकेंड ग्लोबल क्यूज़ में अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई या फिर इंडिया चाइना के बीच में अगर कोई भी दिक्कतें हुई, कोई भी ऐसी खबर आई, तो वो शायद मूड और माहौल बिगाड़ सकता है। मेरे ख्याल से ये दो चीज़ों के अलावा अगली कोई चीज़ नहीं है जो मार्केट को माहौल को बिगाड़ेगी। ये दो ही चीज़ है जो मार्केट्स को अगर रुकाएगी, तो ये दो ही चीज़ रुकाएगी, एक ग्लोबल क्यूज़, दूसरा इंडिया चाइना के बीच में का प्रॉब्लम्स। अगर इन दोनों फ्रंट पे कुछ भी निकल के नहीं आता है और नॉर्मल जो है वैसे रहते सिचुएशन, कोई बड़ी घटना नहीं होती है ओवर द वीकेंड, तो मेरे ख्याल से ये मोमेंटम जो है जारी रहेगा और मंडे को आपको 10,400 के आसपास के लेवल जो है वो पक्का देखने मिल सकते हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेकिन यही है वो ट्रेडिंग रेंज जिस पे आपको खास ध्यान रखनी है। बेहतरीन मोमेंटम है, उम्मीद करते हैं कि मोमेंटम जो है आगे भी जारी रहेगा। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। जितेंद्र सिंह यादव इंडसइंड बैंक पे पूछते हैं। देखिए, मैंने बार बार कहा था कि इंडसइंड बैंक अगर 500 के ऊपर जाता है तो आप शायद खरीदारी कर सकते हैं 700 के आसपास के लेवल के लिए, और मेरे ख्याल से इस लेवल को एक काउंटर ऑलरेडी छू चुका है। तो अगला लेवल जो आपको इस काउंटर में देखने मिलेगा वो है 700 के आसपास का लेवल। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मार्केट का अगर मूड ख़राब होता है और कोई भी दिक्कत होती है ना, तो इन काउंटर्स की जम के पिटाई होगी। ये मैं इसके लिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो काउंटर्स है ये सबसे ज़्यादा रिस्की काउंटर्स है। यानी कि अगर ये इतने हाई बीटा काउंटर्स है कि अगर गिरावट हुई तो इन काउंटर्स में सबसे ज़्यादा गिरावट आपको देखने मिलेगी। इसके लिए मैं कभी भी बोलता हूँ कि इन काउंटर्स में आपको काफ़ी सतर्कता से ट्रेड करना चाहिए। अगर मार्केट का मूड ख़राब हुआ ना तो इन काउंटर्स में गिरावट होगी। इसके लिए खरीदिए 700 के आसपास के लेवल के लिए, लेकिन साथ ही साथ एक स्टॉप लॉस आपको जरूर रखना है। हितेश पटेल BLN BEML मीडियम टर्म के लिए पूछे। देखिए, दोनों काउंटर्स वैसे तो ठीक ठाक है, लेकिन ये काउंटर जो है काफ़ी हद तक चलते हैं। क्योंकि इनमें कहीं ना कहीं BL तो ठीक है चल जाता है, लेकिन BML वो स्टेक सेल की खबर पे चलता है। और पिछले कुछ दिन से अगर आप देखें तो PSU काउंटर्स में काफ़ी आपको ट्रैक्शन जो है वो देखने मिल रहा है। शॉर्ट टर्म के लिए मेरे ख्याल से आप इन काउंटर्स में ट्रेड ले सकते हैं, एक स्टॉप लॉस के लिए ट्रेड करना, लेकिन हाँ बेहतर मोमेंटम के लिए आप इन काउंटर्स में ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ से कम 20-30% के आसपास की रैली जो है आगे शायद आपको कुछ दिनों में इन काउंटर में देखने मिल सकती है। इसके लिए दोनों ही काउंटर में खरीदारी करिए, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करना। ओमकार पडोले पूछते हैं इंडिया बुल्स 100 शेयर @165। मेरे ख्याल से इंडिया बुल्स फाइनेंस पूछ रहे हैं। देखिए, मेरे बाय लिस्ट में ये काउंटर कभी नहीं था, मेरे बाय लिस्ट में ये काउंटर अभी भी नहीं है। आज नो डाउट 20-30% का काउंटर चला है, बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लेकिन देखिए 20-30% चलने के बाद भी मुझे इस काउंटर में बिल्कुल भरोसा नहीं है। नो डाउट मोमेंटम है, प्ले कीजिएगा इसको। अगर मार्केट में ऐसी रैली देखने मिली तो ये कुछ लीग ऑफ स्टॉक्स है, इंडिया बुल्स, हाउसिंग फाइनेंस, येस बैंक, जिसमें आपको हो सकता है तेज़ी देखने मिलेगी।
बट दिस आर नॉट फंडामेंटल साउंड कंपनीज जिस पे आपको लॉन्ग टर्म के लिए बैठ लेना है। अगर आपका मुनाफा हो रहा है 20-30 रुपये के आसपास का, तो मुनाफा लेके निकल जाइए। इतना भी इंतजार मत कीजिए कि आपका जो भाव है वो वापस ना आए, इसके लिए बोल रहा हूँ। तो इनमें ट्रेड कीजिएगा, लॉन्ग टर्म की बट मत लीजिएगा। अच्छा, लखानी मयूर आलोक इंडस्ट्रीज पे पूछते हैं 5000 से 3.65, ये स्टॉक तो 28-30 के आसपास चल रहा है मेरे ख्याल से। भैया आपने तो 10 गुना पैसा बना लिया इस काउंटर में, और क्या चाहिए सर जी। इतना अच्छा पैसा आपने अगर बना लिया इस काउंटर में। हालांकि देखिए ये कुछ स्टोरीज है ना, मुझे थोड़ी चले आलोक इंडस्ट्रीज़ नो डाउट अभी थोड़े दिन पहले इसमें न्यूज़ भी आई थी रिलायंस की तरफ से कि किस तरह पीपीई किट्स बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाने वाला है, और काफ़ी और कुछ थी। तो हो सकता है उसका फ़ायदा मिलता हो। इसके लिए काउंटर जो है लगातार सर्किट टू सर्किट चल रहा है, और 5% के आसपास की तेज़ी जो है इस काउंटर में लगातार देखने मिल रही है। और ऐसे ही एक काउंटर था रुचि सोया, वो भी एक पेनी स्टॉक हुआ करता था, लेकिन देखिए उसके बाद जब पतंजलि ने उसको एक्वायर किया तो किस तरह की तेज़ी उस में देखने मिली। अब तो 1100 के आसपास पहुँच चुका है। तो ये दो स्टॉक्स है ना, ये लगता है कि एक अलग ही लीग में चल रहे हैं। इन काउंटर्स में अब गिरावट नहीं दिख रही है। प्रॉब्लम ये है क्यों, क्योंकि ये गई गुजरी कंपनी थी, अब इनको एक्वायर कर लिया है किसी ने, तो एक बड़ी टर्न अराउंड स्टोरीज टाइप हो गई है, वही है इन काउंटर्स में। और मेरे ख्याल से हो सकता है कि अगले कुछ दिनों तक अगर इसी तरह का मोमेंटम देखने मिला तो इन काउंटर्स में आगे भी तेज़ी जारी रहेगी। हालांकि आपने बहुत अच्छा पैसा बना लिया है तो गुड फॉर यू, बट बहुत डिफ़िकल्ट है इन काउंटर्स में कॉल देना। पैसा बना लिया है, ज़रूरत है तो निकल जाइए, नहीं तो बने रहिए, इतना ही मैं कह सकता हूँ। चलिए दूसरा सवाल लेते हैं। सर क्या फाइज़र डिलिश होने वाला है? नितिन सोनी। नहीं नितिन जी, फाइज़र के ऊपर अभी तक ऐसी कोई खबर तो नहीं है। हाँ, मार्केट में ऐसी खबर चलती रहती है, बट उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए कि मुझे लगता नहीं है कि फाइज़र डिलिस्ट होगा। डिलिस्ट वाला कैंडिडेट है नहीं ये, तो ऐसा बिल्कुल अभी मत सोचिएगा, अभी तक तो ऐसी कोई है नहीं। केतुल त्रिवेदी NBCC 77 पे व्हाट टू डू सर। ये काउंटर जब अगर तेज़ी में आया ना कुछ दिनों तक लगातार, बेच देना और निकल जाना। 77 पे आपने लिया, हालांकि मुझे लगता नहीं कि इतने जल्दी आपको ये लेवल देखने मिलेगा, लेकिन एक बात है, अगर थोड़ा भी इसके आसपास आता है ना तो मेरे ख्याल से आपको इस काउंटर में से पैसा निकाल के निकल जाना चाहिए। इसमें टाइम वेस्ट करके कोई मतलब नहीं है, और वो भी इतना लंबा 77 के लेवल्स के आने के लिए तो मेरे ख्याल से कोई मतलब नहीं है। इसके लिए निकल जाना है इस काउंटर से, है ना। अच्छा ओके 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 यहाँ पे श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस विच नेक्स्ट टारगेट दीपक पोद्दार पूछ रहे हैं। दीप पोद्दार, देखिए श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का टारगेट तो एक्चुअली मुझे भाव याद नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से आप देखिए, आप चोला इन्वेस्टमेंट जैसे काउंटर जो चलने लगे हैं ना, मैंने कुछ दिनों पहले एक ट्रेंड मार्क किया था। पहले चोला मंडल चलता है, उसके कुछ दिनों बाद श्रीराम ट्रांसपोर्ट चलने लगता है। ये इस तरह का ट्रेंड देखने मिला था। तो ये अगर उस तरह का ट्रेंड देखने मिल रहा है ना अभी भी, तो हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में आपको इस काउंटर में तेज़ी देखने मिलेगी। लेकिन एक बेहतर मोमेंटम में अगर आप देखें तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट के साथ साथ छोला इन्वेस्टमेंट भी है, और वो 200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट में भी हो सकता है अगले कुछ दिनों में आपको कुछ नहीं तो 10-15% की तेज़ी देखने मिलेगी। साथ ही साथ छोला इन्वेस्टमेंट जो है उस पर भी ध्यान रखिए, क्योंकि उस काउंटर में भी काफ़ी बेहतरीन ट्रेड जो है वो देखने मिल रहे हैं। तो हो सकता है ये दो काउंटर जो है अगले कुछ दिनों तक मोमेंटम में रहेंगे, तो आपको अच्छी खरीदारी करके चलनी चाहिए। विनीत पाल HUL एट करेंट लेवल फॉर शॉर्ट टर्म। सर शॉर्ट टर्म नहीं लेना है आपको इस काउंटर में। इन काउंटर्स को आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है। काउंटर बहुत अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए रखिए। पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है, दूर रहने की ज़रूरत नहीं है, इसमें अच्छा स्टॉक है। अरविंद अग्रवाल हमारे टॉप फैन है। सर फेडरल बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक ओल्ड परचेस होल्ड, बहुत नुकसान हो रहा है, 1-2 ईयर में पुराना लाइफ हाई क्रॉस करेगा। देखिए सर, दोनों ही काउंटर्स, IDFC फर्स्ट बैंक तो ठीक है, आपको नुकसान हो रहा है, नो डाउट, आपने लिखा नहीं है किस लेवल पे लिया है। IDFC फर्स्ट बैंक तो मैं इतना कह सकता हूँ कि इसको रखिए, मत निकालना नुकसान में, रखिए। आएगा इस काउंटर का टाइम, आएगा, टाइम लगेगा लेकिन आएगा, इतना याद रखना है ना। तो थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन नुकसान में मत निकाला। जहाँ तक फेडरल बैंक का बात है, देखिए ये उन छोटे प्राइवेट बैंक्स में से है जिनको लोग काफ़ी पसंद करते हैं। इसके लिए ये काउंटर्स हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में आपको अच्छा मोमेंटम दिखाए। अगर मार्केट में मोमेंटम रहेगा तो, जब मोमेंटम आता है और आपके भाव के अगर आसपास आ जाता है ना, तो निकल जाइए वो टाइम पे, है ना। ज़्यादा होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन IDFC फर्स्ट बैंक आप होल्ड कर सकते हैं, अच्छा है। मेरे ख्याल से अगले कुछ दिनों में, कुछ साल लगेंगे, लेकिन हाँ भाव जरूर आएगा। इंडिगो 1095 का बाय है, क्या करूं? मनोज अग्रवाल पूछ रहे हैं। देखिए सर, ये जो डिस्क्रिशनरी वाले हैं ना, जैसे कि इंडिगो हो या फिर वो PVR EVR हो,
इन पे मुझे भरोसा है नहीं। अगर मुझे इसका भाव याद नहीं अभी कितने पे, 1000 के आसपास ही कहीं था ये काउंटर इंडिगो का। अगर आपका पैसा बन रहा है ना, तो मेरे ख्याल से आपको इस काउंटर पे निकल जाना चाहिए, ज़्यादा समय तक रखना नहीं चाहिए। मुझे ये काउंटर्स पे ज़्यादा भरोसा है नहीं। वैसे भी देखिए धंधा हो नहीं रहा है, फ्यूल का कॉस्ट बढ़ रहा है, तो ये आगे जाके दिक्कत इन काउंटर्स को दे सकता है। इसके लिए बोल रहा हूँ कि इंडिगो जैसे काउंटर में एक्सपोजर मत लेना, पैसा बन रहा है निकल जाइए, ज़्यादा टाइम तक इन काउंटर में वेट आपको नहीं करना है। योगेश शर्मा वेदांता 163 पे लिया है सर, 163 पे लिया है। मेरे ख्याल से आपका नुकसान तो बहुत हो रहा है, ये तो मैं समझ गया है ना। वापिस ये लेवल देखने मिलेगा कि नहीं, बहुत मुश्किल है। हालांकि मैं कुछ रिपोर्ट पढ़ रहा था, वो कह रही थी कि अगर इस कंपनी की डी लिस्टिंग होगी तो 175 के आसपास का भाव वो शायद मिल सकता है, लेकिन पता नहीं मैनेजमेंट क्या डिसीजन लेगा। अगर आपको रुकना चाहते हो तो कुछ दिनों तक रुकिए, देखिए मैनेजमेंट की तरफ से क्या डिसीजन आता है। 87-88 के आसपास डिलिस्ट करने को जो तैयार थे, वो क्या डबल भाव देने को तैयार है नहीं है पता नहीं। मुझे लगता नहीं कि डबल भाव देने को वो तैयार होंगे। इसके लिए बोल रहा हूँ कि थोड़े दिन रुकिए, इन काउंटर पे देखिए क्या होता है, और इस डेवलपिंग स्टोरी पे ध्यान रखना। अगर थोड़ा भी मालूम पड़ता है ना कि नहीं होने वाली है डी लिस्टिंग, या फिर डी लिस्टिंग को लेके कुछ प्रॉब्लम है, तो मेरे ख्याल से फिर आपको इन काउंटर्स में निकल जाना चाहिए। कितना वेट करोगे करके, बात ये है ना कि 163 का भाव आने को कितना ज़्यादा टाइम लगेगा, और इतने टाइम तक अगर आप वेट करोगे तो बाकी अपॉर्चुनिटी मिस कर जाओगे, और कुछ नहीं, ये प्रॉब्लम है। इसके लिए थोड़ा सोच समझ के अगले जो बड़ा इवेंट है उस पर आपको इस कंपनी पे ध्यान देना है। चलिए अब इसी नोट पे विदा लेते हैं। काफ़ी सारे सवाल हम ले चुके हैं, जो बचे कुछ सवाल हैं उनको लेंगे मंडे को, जब इसी प्लेटफॉर्म पे आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। और याद रखिए वीकेंड है, वीकेंड में काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स हो सकते हैं, तो 2 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जिस पे आपको नज़र रखनी है। एक तो ग्लोबल क्यूज़ किस तरह के निकल के आते हैं, दूसरा इंडिया और चाइना के बीच में क्या होता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक डेवलपिंग स्टोरी है जिस पे आपको नज़र रखनी होगी। इसके अलावा मार्केट को कैसे ट्रेड करना है, ये सोमवार को जब सुबह जुड़ेंगे तब आपको बताएंगे क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है, और ग्लोबल क्यूज़ क्या है इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तब तक के लिए सी यू, गुड बाय।